और ये एग्जाम्पल बेटा इस साल बोर्ड में आया है 2 मार्क्स का। उन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जगह उन्होंने एक सेट दे दिया था, they had given set like this, a set a equal to some number they had given, I think मेरे पास पेपर रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से नंबर था 1 2 3 4 5 6, नंबर था 1 2 3 4 5 6। उन्होंने 6 नंबर दिए थे और कहा था कि बताओ अगर ऐसा दिया n इज फैक्टर ऑफ n या n डिवाइड्स m, ठीक है, तो ये किस प्रकार का रिलेशन होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं पूरे नेचुरल नंबर में क्या होगा, क्या रिलेशन गिवन है, व्हाट इज रिलेशन गिवन टू अस। क्वेश्चन ये है कि n एक रिलेशन दिया हुआ है, n is related to m, this implies and implied by n is a factor of m। अगर m n का फैक्टर है तो ध्यान दीजिए, अगर n m का फैक्टर है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, n इज ए फैक्टर ऑफ m, मतलब m इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n, है ना। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि n डिवाइड्स m, n डिवाइड्स m, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। और इसी चीज को n डिवाइड्स m, ध्यान देना, आप n डिवाइड्स m को लिखने का मैथमेटिक्स का बड़ा अजीब सा तरीका है, ऐसा लिखते हैं n डिवाइड्स m, ये स्लैश नहीं है, ये ऐसा स्लैश नहीं है, सीधी खड़ी लाइन है, दिस इज द नोटेशन n डिवाइड्स m। तो आप इस नोटेशन का यूज मत करें, आप तो सीधे सीधे नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करें, ठीक है। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, इसका मतलब है n डिवाइड्स m, ठीक है, जैसे यहां कह रहे हैं ना n डिवाइड्स m या n इज ए फैक्टर ऑफ m, अगर n m का फैक्टर है देन m शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n। चलिए अब पहला केस बना कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चेक करो, इज नंबर इज n इज रिलेटेड टू n, n इज रिलेटेड टू n है क्या, बताओ, इज n इज फैक्टर ऑफ n, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होगा, n तो n का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव तो हो गया, therefore r इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपको प्रूफ करना है कि इफ n इज ए फैक्टर ऑफ m, इफ n इज रिलेटेड टू n, n is related to m, then you have to prove that m is related to n। तो अगर आप कह रहे हो कि n रिलेटेड टू m का मतलब है, क्या मतलब है कि n इज ए फैक्टर ऑफ m, फैक्टर ऑफ m, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मैथमेटिकली, n इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ m। तो क्या यहां से आप लिख सकते हो वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इंटीजर या नेचुरल नंबर भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर की तो बात कर नहीं रहे। तो n को हम कह सकते हैं दिस दैट इंस्टेड ऑफ z इट शुड बी नेचुरल नंबर। आप ये सोचो कि क्या अगर मुझे ये प्रूफ करना है m रिलेटेड टू n, इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि m इज ए फैक्टर ऑफ n, m n का फैक्टर होना चाहिए, तो m को लिखना पड़ेगा। क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर क्या होगा, m इक्वल टू n बाय लैम्डा। अगर लैम्डा नेचुरल नंबर है तो 1 बाय लैम्डा नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, ठीक है। 1 बाय लैम्डा डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सिंस लैम्डा बिलोंग टू रैशनल नंबर, एक्सेप्ट 1 तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। इसका मतलब बहुत से केस ऐसे हो जाएंगे जिसमें कि अगर n तो m को डिवाइड करेगा लेकिन m n को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। Okay, therefore I can say that m is not related to n। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? लेकिन जैसे ही आपने ये कहा कि m n से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब नाउ यू हैव टू गिव एन एग्जांपल। अब आपको यहां पे एक एग्जांपल देना पड़ेगा। थिंक ऑफ एनी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये वन एग्जांपल, एनी एग्जांपल ले लो कि n तो m को डिवाइड करेगा, m n को डिवाइड नहीं करेगा। जैसे 2 4 को डिवाइड करेगा कि 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। देखो 2 इज फैक्टर ऑफ 4। कैन यू से
ये मतलब हुआ 2 रिलेटेड टू 4 का। तो क्या आप कह सकते हो 4 इज फैक्टर ऑफ 2? ये तो नहीं कह सकते। तो आप यहां से ये नहीं कह सकते कि 4 रिलेटेड टू 2 है। हमने एक एग्जांपल दे दिया कि 2 तो 4 से रिलेटेड है, लेकिन 4 2 से रिलेटेड नहीं है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 2,4 बिलोंग टू रिलेशन आर, बिलोंग टू रिलेशन आर। ये इस रिलेशन आर को बिलोंग करता है। दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट 4,2 बिलोंग टू रिलेशन आर। क्लियर होगी बात? नो डाउट। थर्ड देख लें अब आप। ट्रांजिटिव क्या होगा? अब ट्रांजिटिव में अपने को 3 चीज लेनी पड़ेगी। इफ n इज रिलेटेड टू m, m is related to say p, then we have to prove that n is related to p. तो अगर n related to m है, इसका मतलब क्या हुआ? n is a factor of m। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई? m इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? लैम्डा m। ऐसे लिख दो, m इक्वल टू लैम्डा m। फिर अगर मैं कहता हूं कि m इज रिलेटेड टू p, तो इसका मतलब हो जाएगा व्हाट? या n इज फैक्टर ऑफ m, m इज फैक्टर ऑफ p। यही मैंने क्या लिख दिया? m इज रिलेटेड टू n, m इज फैक्टर ऑफ n इज फैक्टर ऑफ m। तो यहाँ m इज फैक्टर ऑफ p, सो p इज इक्वल टू समथिंग म्यू इनटू m, where lambda also belong to natural number and mu also belong to natural number। ठीक है? मुझे कहां पहुंचना है? मुझे n से p पे पहुंचना है, n से p पे पहुंचना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, जिससे कि m कैंसिल हो जाए। सो m इंटू p इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू इंटू n इंटू m। ये m से m कट गया, सो p इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू हो जाएगा गामा इंटू n। ठीक है? तो p हो जाएगा गामा इंटू n। ठीक? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? अब क्या कहूंगा? कौन किसका फैक्टर हो गया? n इज ए फैक्टर ऑफ n, और n रिलेटेड टू। क्योंकि ये अपन ने प्रूफ कर दिया कि n p से रिलेटेड है, इसलिए कोई एग्जांपल देने की अपने को जरूरत नहीं है। इस साल 2 मार्क का ये क्वेश्चन आया था जिसमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उसने पूछा है। क्योंकि उसने शो दैट बोला था, तो आप एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते थे। अगर प्रूफ बोलेगा तो जनरल प्रूफ करना है, और जनरल प्रूफ फेल होगा तो एग्जांपल देना है, और अगर जनरल प्रूफ पास हो गया तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आई सभी को? और डाउट है इसमें किसी को? देख लो ध्यान से, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, देख लो। यहां से क्वेश्चन फिर से देखो। n is related to p, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। n is related to m, it means n is a factor of m, or I can say m equal to lambda times of n, or I can say n divides m। रिफ्लेक्सिव ले लिया, n रिलेटेड टू n, n इज फैक्टर ऑफ n, ये तो हमेशा ट्रू है। सिमेट्रिक लिया, n तो m का फैक्टर है, लेकिन वहां से हम m इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर नहीं लिख पाए, तो हमने कहा m नॉट रिलेटेड टू n। जैसे ही अपना फेल हुआ, आपको एक एग्जांपल देना है, तो हमने देखा 2 तो 4 का फैक्टर है, लेकिन 4 2 का फैक्टर नहीं है। तो 2,4 तो रिलेशन में, लेकिन 4,2 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, सॉरी, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक है ये। और ट्रांजिटिव देखा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, m हटाना था, मल्टीप्लाई कर दिया, m कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक गलत, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक गलत, इक्विवेलेंस गलत, ये लास्ट वाला सही आ गया। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी सॉल्यूशन तो बगल में है। रिफ्लेक्सिव में किसी को दिक्कत नहीं होती इस क्वेश्चन में, रिफ्लेक्सिव तो बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट इज रिलेशन गिवन टू यू? रिलेशन क्या दिया हुआ है? x इज रिलेटेड टू y, दिस implies and implied by x minus y plus root 2 is irrational।
इज इरेशनल। अब आप देखो, अगर x y से रिलेटेड है तो x माइनस वाई प्लस रूट टू इरेशनल होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है। या ये इरेशनल होगा तो x y से रिलेटेड होगा। तो चलिए पहला अपन बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो x इज रिलेटेड टू x, x इज रिलेटेड टू x क्या हो गया, अगर मैं देखूं तो x माइनस एक्स प्लस रूट टू इज इरेशनल। दिस इंप्लाइज दैट रूट टू बचा, रूट टू इज इरेशनल। यस, ये तो ट्रू है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक है क्या। अब मान लीजिए रिफ्लेक्सिव है तो ऑप्शन ए तो दिख रहा है कि ऑप्शन ए तो है। चलो और चेक करते हैं सिमेट्रिक है क्या। अगर मैंने मान लो नन की जगह इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया होता तब क्या करते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में आप क्या देखोगे कि अगर x y से रिलेटेड है तो अपन ये प्रूफ करना चाहेंगे कि y x से रिलेटेड है। अच्छा, अगर x y से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल। अब यहां से आपको लाना क्या है, यहां से लाना है y माइनस एक्स प्लस रूट टू। तो y इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, y माइनस एक्स लाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस रूट टू हो गया इज इरेशनल। अच्छा देखो, ये ट्रू होगा क्या, ऐसा पॉसिबल होगा क्या, ये अब समझो। देखो, आप x की जगह y कर रहे हो, y की जगह x कर रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं, आपने इंटरचेंज कर लिया इन दोनों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो तो आपका, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो तो आपका प्लस रूट टू के साथ होना चाहिए हर हाल में। और यहाँ कांस्टेंट टर्म किसके साथ आ गया, माइनस रूट टू के साथ आ गया। मतलब यहां से उल्टा ये डेफिनेशन y रिलेटेड टू x आप नहीं लिख सकते। ध्यान से देखिए इन बातों को। ये जो प्लस रूट टू था, आप कुछ भी कर लो, ये माइनस रूट टू तो किसी भी हालत में प्लस रूट टू में कन्वर्ट नहीं होगा अगर यह y माइनस एक्स मेंटेन रखते हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब y इज नॉट रिलेटेड टू x। अब जैसे ही ऐसा लग रहा है कि y है तो एक एग्जांपल ढूंढो कि x को y से रिलेट करने पे इरेशनल मिल जाए, y को x से रिलेट करने पे इरेशनल ना मिले। तो देखिए, अगर यहां पे y की जगह रूट टू लिख दूं, सुनो ध्यान से, y की जगह रूट टू लिख दूं तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा। ठीक, तो मैं इसको बना रहा हूं वन इज नहीं, रूट टू कॉमा वन और वन कॉमा रूट टू। यहां y की जगह रूट टू लाना है इसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए, तो y की जगह रूट टू लाना है तो वन कॉमा रूट टू। देखो आप एग्जांपल देखो, वन कॉमा रूट टू, वन इज रिलेटेड टू रूट टू, एक्स माइनस वाई तो वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू, तो रूट टू कट गया तो इरेशनल हो जाएगा। नहीं, स्टार्ट लेना पड़ेगा रूट टू कॉमा वन से। तो मैंने लिया कि रूट टू कॉमा वन, रूट टू रिलेटेड टू वन। अब x है आपका रूट टू और y है आपका वन, तो क्या रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, तो रिजल्ट हो गया टू रूट टू माइनस वन। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। समझ गए, क्लियर। अच्छा, अब उल्टा है क्या ट्रू, देखें वन रिलेटेड टू रूट टू है क्या, वन रिलेटेड टू रूट टू देखो, वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू इज इरेशनल। अब ये रूट टू से रूट टू कट गया तो इसका मतलब वन आ गया, क्या वन इरेशनल है, ये तो फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हुआ इसका मतलब मैं कह सकता हूं रूट टू इज रिलेटेड टू वन, बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट वन इज रिलेटेड टू रूट टू। एक एग्जांपल मैंने ऐसा दे दिया, या यहां रिलेशन को काट दो और यहां इंप्लाइज कर दो, दिस इम्प्लाइज दैट वन इज नॉट। अच्छा, अब आप लोग ऐसा ही सोचो ट्रांजिटिव में कैसे लिखोगे, सोचो ट्रांजिटिव कैसे करो, थोड़ा सोचो। बेटा ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया था ना सीबीएसई से, वो भी गलत आया था। उनने सबको बना दिया सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बना दिया था।
थोड़ा बारीकी से देखना है क्वेश्चनों को, बल्कि मैं तो कहूंगा थोड़े टिपिकल वाले क्वेश्चन है उनको हल्का सा धीरे धीरे रिमेम्बर करने की कोशिश करो। कुछ ही है लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। देखते हैं ट्रांजिटिव, मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव भी नहीं है ये। देखो रैशनल आ गया, देखो एग्जांपल है तुम्हारे पास, ये एग्जांपल याद करना है इस क्वेश्चन में, ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटा। देखो थर्ड केस देखते हैं, थर्ड बात होगी ट्रांजिटिव। मैंने कहा ना इसमें जब नेगेशन आता है ना तो ही मेन प्रॉब्लम है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। x is related to y, y is related to z. From here we have to prove that x is related to z. तो x is related to y की डेफिनेशन क्या कह रही है? x minus y plus root 2 is irrational. ये पूरा एक्सप्रेशन का आउटपुट इरेशनल आएगा। y is related to z क्या कहता है भाई? y is related to z ये कहता है y minus z plus root 2 is irrational. अब मुझे जाना x रिलेटेड टू z में, तो y कैंसिल कर देता हूं, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड करते ही देखो क्या आया, ऐड करते ही हमें क्या मिल गया, x y से y कट गया, माइनस z प्लस 2 रूट 2 हो गया, इज इरेशनल। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप x माइनस z आ गया तो सही है, लेकिन फिर ये कांस्टेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट करी। देखिए पिछले बार भी कांस्टेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। आप कुछ भी कर लो, ये प्लस 2 रूट 2 कभी प्लस रूट 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दिख रहा है, ये प्लस 2 रूट 2 ये प्लस रूट 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पिछले बार माइनस रूट 2 आ गया था, वो प्लस रूट 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। भाई आप कुछ भी करोगे, यहाँ पे ये कांस्टेंट तो सेपरेट बची है ना। इसका मतलब हो सकता है, ऐसा लग रहा है, अभी आप फाइनल नहीं कर सकते जब तक एग्जांपल नहीं दोगे कि साहब x इज नॉट रिलेटेड टू z हो, नॉट रिलेटेड टू z। अब इसका एक एग्जांपल खोजो, ये इसका एग्जांपल खोजना मेन काम है। सोचो, ऐ बगल में मत देखो, चलो सोचो 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 एग्जांपल सोचो। ऐसा एग्जांपल सोचो कि x और y से इरेशनल मिले, yz से इरेशनल मिले, लेकिन xz से इरेशनल ना मिले। मतलब xz से ये 2 रूट 2 कट जाए, और 2 रूट 2 कट जाए मतलब z की जगह 2 रूट 2 आना चाहिए। ध्यान से समझना कैसे एग्जांपल ढूंढना है। अगर z की जगह 2 रूट 2 आ जाएगा तो ये 2 रूट 2 कट जाएगा, और x आपका एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो x को एक रैशनल नंबर लो, मान लो x एक रैशनल नंबर 2 है, और z को, क्लियर दिख रहा है, z को आप क्या लोगे, 2 रूट 2 लोगे। ठीक है, अब देखो x रिलेटेड टू y, y ले लो, y आपका होना चाहिए था क्या, इरेशनल चाहिए ना। यहां तो कुछ भी ले लो y की जगह, 1 ले लेता हूं, y 1 लू, देखो काम करेगा। x रिलेटेड टू y, x2 y1, तो 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 इरेशनल है, ठीक है। y रिलेटेड टू z, 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2, ये भी 1 माइनस रूट 2 इरेशनल है, बिल्कुल सही है। x रिलेटेड टू z, 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 ये रैशनल है, बिल्कुल सही एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल ये भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, थोड़ा बनाने पड़ेंगे। क्लियर है, मैंने क्या देखा, मुझको अगर इसको रैशनल प्रूफ करना है तो 2 रूट 2 कैंसिल आउट करना है, तो क्लियर दिख रहा है z को मुझे 2 रूट 2 लेना चाहिए, तो z को मैंने 2 रूट 2 फिक्स कर दिया। और रैशनल लाना, ये कैंसिल हो जाएगा, सुनो ध्यान से, कैंसिल हो जाएगा और रैशनल लाना है, इसका मतलब ये x बचेगा, तो x रैशनल होना चाहिए, तो x को मैंने 2 पुट कर दिया, और y को एक नंबर पुट कर दिया, जिस ऐसा नंबर पुट किया जिससे कि ये सब इरेशनल बने रहे। हो गया मेरे पास एग्जांपल, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको और पूरा कंप्लीट करिए। ये आ गया समझ में? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, फिर थोड़ा दिमाग की टेस्टिंग हो जाए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को? ये हो चुका अपना क्वेश्चन।
ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें, फिर थोड़े से छोटे क्वेश्चन, फिर वापस आएंगे थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये थोड़ा एक दो बार रिपीट कर दें तो आपका काम बन जाएगा। सपोज कर ले मैंने एक क्वेश्चन दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा बहुत अच्छे से ना। लेट ए कॉमा बी, एक रिलेशन दे दिया है, रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज कजिन ऑफ बी, ए बी का कजिन है, ठीक है। तो बताओ भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? क्या तुम अपने खुद के कजिन हो? जवाब दो। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए इज कजिन ऑफ ए, क्या तुम खुद अपने कजिन हो? नहीं, तो क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। चलो, ए इज कजिन ऑफ बी, तो क्या बी ए का कजिन होगा? ये तो क्लियर है, यस। अब अगले का जवाब दो। ए इज कजिन ऑफ बी एंड बी इज कजिन ऑफ सी, तो क्या ए सी का कजिन होगा? ये सोच के जवाब देना बिल्कुल। ए इज कजिन ऑफ बी, बी इज कजिन ऑफ सी, तो क्या ए सी का कजिन होगा? सो कितने लोग कह रहे हैं दूर का रिश्तेदार? हाँ हाँ, हो सकता है, कजिन कजिन है यार। ओके, तो मतलब ट्रांजिटिव यस लिखूं नो लिखूं? ये नो है आंसर इसका। ये मान लो ए इज कजिन ऑफ बी, और फिर मैंने कहा बी इज कजिन ऑफ सी, ये मान लो तुम हो, है ना? ये मान लो ये नितिन है, नितिन हो ना? और ये मान लो नितिन के चाचा का लड़का है, ठीक? सो ए इज कजिन ऑफ बी, एनी प्रॉब्लम? ओके, और ये सी मान लो नितिन के मामा का लड़का है, सो अगेन बी इज कजिन ऑफ सी, तो क्या ए सी का कजिन है? क्या नितिन के चाचा का लड़का और नितिन के मामा का लड़का वो आपस में कजिन है? बोलो, ये तो नहीं है। इसका मतलब नो आंसर है। बहुत एग्जांपल अच्छे से ध्यान रख लीजिए, समझ गए? नोट डाउन कर लो एग्जाम, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, ट्रांजिटिव वाला, बाकी तो सब बन जाता है। ट्रांजिटिव वाला पॉइंट नोट डाउन करना है तुमको, ठीक है? श्योर। अब कुछ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई तुम लोग को? कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए, है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो, एक और थोड़ा सब्जेक्टिव लू, नहीं एक आध ऑब्जेक्टिव लेता हूँ, बहुत सब्जेक्टिव हो गया है भाई। ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है कि इसको कंपटीशन लेवल पे बहुत जल्दी जल्दी निकाल दिया जाता है ना? ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास, अभी इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, खूब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या लिख डाला है, भगवान जाने। देखो, गिवन रिलेशन एक दिया हुआ है R1223 on a set of number 1 2 3, then minimum number of ordered pair which when added to R makes it an equivalence relation 5 6 7, ऐसा आंसर है। सोचो, आज ऐसा एक क्लास में क्वेश्चन भी करा दिया था मैंने। तो पहली बात, ए में टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। चलिए अब रिलेशन आर को देखते हैं। इस रिलेशन आर में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिससे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए? वन टू टू थ्री। अब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले चीज देखिए, इसमें सिमेट्री रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस सेट के तीनों एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होने चाहिए।
तो 1 1 जोड़ दो, 2 2 जोड़ दो, 3 3 जोड़ दो, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। 1 2 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 भी जोड़, और 2 3 है तो सिमेट्रिक बनने के लिए 3 1 भी जोड़ दो, सॉरी 3 2 जोड़ दो, ये सिमेट्रिक बन गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, नहीं है तो 1 3 जोड़ दो, और 1 3 जैसे ही जोड़ा सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी जुड़ गया, तो मतलब पूरे के पूरे घुस गए इसके, पूरे आ गए। कितने ऐड किया आपने? 2 तो ऑलरेडी थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको मिनिमम 7 ऐड करने पड़ेंगे इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए, मतलब पूरे के पूरे 9 के 9 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब थोड़ा घुमावदार बात करें। चलो, तुम बोल रहे हो सर कर ले घुमावदार बात, तो कर लेते हैं, मुझे क्या दिक्कत है, तैयार हो ना? आ जाओ। देखो ए रिलेशन आर, समझना इस चीज को ध्यान से, रिलेशन आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, then R is said to be anti-symmetric if A is related to B, B is related to A. This implies that A equal to B for all A B belong to real number. अगर A B से रिलेटेड है और B अगर A से रिलेटेड है तो A B के इक्वल होना चाहिए, ये कह रहा है। ये डेफिनेशन में ठीक है, बच्चों को लग रहा हाँ साहब ऐसा होना चाहिए। इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ी है, वो मजेदार। इफ A is not equal to B, अगर A B के इक्वल नहीं होगा, then A may be related to B और B may be related to A but never both. सिंपल सी बात है, अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो A इक्वल टू B होना चाहिए, और अगर A दोनों में से कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा, A may be related to B और B may be related to A, मतलब एक रिलेशन होगा दूसरा नहीं होगा, तो A इक्वल टू B नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से बात समझ में आएगी। Let n be a set of a natural number. A relation R is subset of n cross n defined by x related to y if x divides y. देखिए अगर x y को डिवाइड करता है, सुनिए ध्यान से, x y को डिवाइड करता है और y x को डिवाइड करता है, x y को डिवाइड करता है और y x को डिवाइड करता है, तो क्लियरली x इक्वल टू y होना चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया एंटीसिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है ना x डिवाइड्स y, ये हो गया एंटीसिमेट्रिक। x y को भी डिवाइड कर रहा है और y x को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों चीजें एक साथ होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इससे केवल एक ही पॉसिबिलिटी मिल रही है, x इक्वल टू y। अब चलिए ये देखते हैं R1 रिलेशन 1 1 2 2 3 3 ये एंटीसिमेट्रिक है या नहीं, बोलो। पहला हमने कहा है 1 1 2 2 3 3 दिस इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज 1 इज रिलेटेड टू 1। उल्टा लिख दो तो फिर 1 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, 1 इज रिलेटेड टू 1। ये पहला वाला 1 लिखा, ये बाद वाला 1 लिखा, फिर ये बाद वाला 1 पहले लिख दिया, 1 इज रिलेटेड टू 1। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल ट्रू हो गई। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A, इट मींस A इक्वल टू B। इसको देखो ये एंटीसिमेट्रिक है क्या? इस R2 को देखो ये एंटीसिमेट्रिक है क्या? ये कह रहा है ये भी एंटीसिमेट्रिक है, क्यों? देखना, 1 इज रिलेटेड टू 2, सो 2 इज रिलेटेड टू 1। 2 रिलेटेड टू 1 इस रिलेशन में, इसको समझ लीजिए, इसको तो समझ गए तो एंटीसिमेट्रिक समझ गए। 2 1 से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, 2 इज रिलेटेड टू 1 है, लेकिन 1 इज रिलेटेड टू 2 ऐसा नहीं है। इसका मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 2। बिल्कुल सही है, 2 एंड 1 इक्वल नहीं है। 2 इज रिलेटेड टू 3, लेकिन 3 रिलेटेड टू 2 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट मींस 2 इज नॉट इक्वल टू 3। बिल्कुल ये भी सेम डेफिनेशन लग गई।
3 आएगा, एंटी सिमेट्रिक है। 3 रिलेटेड टू 3, ये वाला 3 इससे संबंधित है, ये वाला 3 इससे संबंधित है, 3 इक्वल टू 3 है। ये सेकंड वाला पॉइंट समझ में आया? सोच लो अच्छे से। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, एंटी सिमेट्रिक है, और दोनों डिफरेंट है तो दोनों का एक ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो एंटी सिमेट्रिक है। अब आ जाओ, ये कह रहा है नॉट एंटी सिमेट्रिक, क्यों? 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1। देखो ध्यान से, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 2 से रिलेटेड है। अरे यार छोटा छोटा क्यों हो रहा है? देखो 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 जो है आपका 2 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1। भाई ए बी से रिलेट है और बी ए से रिलेट है, तो ए इक्वल टू बी होना। R1 R2 R3 तीनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सोच लीजिए और लिख लीजिए पेंसिल से, पेन से। शीट आपको मिलेगी, लेकिन आप लिख ले तो अच्छा। मैंने शीट भेज दी है क्या? नहीं भेजी तो आज भेज दूंगा। मेरी बात समझ में आई सभी को? डाउट? तो इसमें क्या कह रहा है, दोनों डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। और अगर ए इक्वल टू बी नहीं है, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब ए कॉमा ए या बी कॉमा बी आपका रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए इक्वल टू बी नहीं है तो कोई एक रिलेशन होगा, दूसरा नहीं होगा। तो देखिए यहां पे यही बात हम कह रहे हैं कि अगर 2,1 है और 1,2 नहीं है तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू बी वाली कहानी आ रही, इसमें भी वही आ रही है। और 3,3 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बता ही दिया। सेम वाले में तो सबको कोई दिक्कत नहीं है, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो इसमें भी सेम चीज आ गई, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए एक रिलेशन है, एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा नहीं। क्या बोला उसने? 1 ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए। एक मिनट करेक्शन करना पड़ेगा। 1 इज रिलेटेड टू 2 रिलेटेड टू 1, तो इसका मतलब 1 शुड बी इक्वल टू 2। तो 1 2 के तो इक्वल नहीं हो सकता। डेफिनेशन देखो बेटा, देखो छोटी सी हुआ और गड़बड़ हुई। डेफिनेशन देखो, अगर ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, लेकिन ये चीज यहां फेल हो रही है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो ए इक्वल टू बी, ये ए है और ये बी है, तो 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो मतलब नहीं है, तो गलत बात है। इसका मतलब ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही। मार्क कर लो इस चीज को। ए इक्वल टू बी बोल रहा ना, ये ए है और ये बी है, ए इक्वल टू बी चाहिए, इसको रिलेट नहीं करना, ए इक्वल टू बी चाहिए। बाकी सेम वाले में दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, एम्प्टी एंड आइडेंटिटी रिलेशन, ये तो कहानी है, सब पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ये सब देख लेना। अब आओ एसिमेट्रिक क्या होता है। एसिमेट्रिक का मतलब है इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ए कॉमा बी किसी भी रिलेशन में है, देन बी कॉमा ए शुड नॉट बिलोंग टू दैट रिलेशन। एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक का जस्ट उल्टा हो रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए तो बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। ये कह रहा है अगर ए कॉमा बी रिलेशन में तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। एम्प्टी रिलेशन इज एसिमेट्रिक रिलेशन। If 1,1 2,2 3,3 is not asymmetric relation, ये हम कह रहे हैं asymmetric नहीं है। क्यों? A, B रिलेशन में है तो B, A नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। 1,1 है, इसका उल्टा भी 1,1 वो तो रिलेशन में है। तो 1,1 रिलेशन में है, ये A है ये B है, ऐसा समझो। ये 1,1 है, ये कौन है? A, ये कौन है? B। अब अगर ये रिलेशन में है तो B, A, तो B, A क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, B के 1 लिख दो, ये 1 लिख दो, ये भी रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में सॉरी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो है वापस, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक नहीं है। अब 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए, है ऐसा,
2,3 है, 3,2 नहीं है, 1,3 है, 3,1 नहीं है, ये एसिमेट्रिक। थोड़ा सा ध्यान देना, एसिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्री का जस्ट उल्टा, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक का अलग मीनिंग है। ए कॉमा बी तो है लेकिन बी कॉमा ए ना हो, ये एसिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक का मतलब है ए कॉमा बी हो एंड बी कॉमा ए हो तो ए इक्वल टू बी। थोड़ा ध्यान रखो इसको, ए कॉमा बी हो एंड बी कॉमा ए हो तो ए इक्वल टू बी। अगर दोनों में से कोई एक हो दूसरा ना हो तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। लिख लिया आप लोगों ने कॉपी में, अपने हाथ से लिख लीजिए, नीचे छोटा छोटा है, कंफ्यूज कर देता है ये, थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ ही कंफ्यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन देता हूं। चलो क्वेश्चन देने से पहले ये बात समझा दूं, यहाँ पे एक और वर्ड आ गया जो आपको समझना है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। ये कुछ नहीं है, एक मैथ्स में एक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डिवीजन। ठीक है, देखो क्या कहा, लेट एम बी ए आर्बिट्ररी फिक्स्ड इंटीजर, टू इंटीजर ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। दो इंटीजर ए और बी को हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम कहेंगे इफ ए माइनस बी डिविजिबल बाय एम। सिंपल सी बात है, अगर ए माइनस बी सॉरी इज डिविजिबल बाय एम होगा तो इसको हम कहेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम। इसी जो लैंग्वेज का स्टेटमेंट है ए माइनस बी डिविजिबल बाय एम, इसके लिए ये एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है मैथ्स में, ए इक्वल टू बी मॉडुलो एम। नोट कर लो इसको, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। इसी को हम क्या लिख रहे हैं, इसी को हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू बी मॉडुलो एम। ठीक है, यही लिखा हुआ है, ए इसको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कहते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, इसका नाम है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। तो ए कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ए इक्वल टू बी माइनस बी डिविजिबल बाय। अब ये देखो, जैसे ये लिख दिया 18 इक्वल टू 3 मॉडुलो 5, मतलब 18 माइनस 3 शुड बी डिविजिबल बाय 5। कोई दिक्कत नहीं, 18 माइनस 3 15 हो गया, दैट इज डिविजिबल बाय 5। तो इतना लैंग्वेज की जगह ये लिख दिया गया, समझ गए? क्लियर? तो बाकी कहानी लिखी हुई है, चलिए ये तो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई खास चीज नहीं लिख रही। ये तो हो ही गया आपका, ये मीनिंग समझ में आया कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का सभी को? तो जैसे मैं डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां पे मैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम भी लिख सकता हूं, बस मतलब कि आइडेंटिटी को छोड़ के सारे सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होंगे। ए बी अगर होगा तो बी ए होना चाहिए, तो ए इक्वल टू बी, हाँ हो जाएंगे फिर तो। एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसे मत कोई जनरल स्टेटमेंट मत बनाइए, है ना? क्लियर? चलिए, बस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का मतलब समझ में आ गया ना आपको? उसमें और ज्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि उस टाइप के केसेस आपको नहीं पूछे जाते और पूछे भी नहीं जाएंगे। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत देर से आप थोड़ी पढ़ लिए, थोड़ा दिमाग की कसरत कर लो, इक्विवेलेंस क्लास आ गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कसरत करो दिमाग की। देखो, रिलेशन आर, कुछ भी ले सकते हो यार, उसमें कुछ नहीं कहा तो यू कैन टेक एनी रियल नंबर। रिफ्लेक्सिव सबसे इजी है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं जल्दी बताओ? रिफ्लेक्सिव तो क्लियर दिख रहा नहीं है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, नहीं होगा, एक एग्जांपल ढूंढो। तो ए को ले लो 1/2, सो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, ये तो गलत हो गया, ये गलत, रिफ्लेक्सिव फेल। एग्जांपल देना है, ये एग्जांपल जरूरी है। सिमेट्रिक ढूंढो,
सिमेट्रिक चेक करो है या नहीं है। A रिलेटेड टू B तो B रिलेटेड टू A है क्या? इफ A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, तो कैन यू से फ्रॉम हियर दैट B लेस देन इक्वल टू A क्यूब? ये तो लग रहा है ट्रू नहीं होगा। एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, नहीं होगा तो दोनों एग्जांपल एक। A लेस देन इक्वल टू B क्यूब बट B नॉट लेस देन इक्वल टू A क्यूब। इसका तो एग्जांपल मिल जाएगा, सिंपल है। 1 2 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। बहुत सिंपल एग्जांपल मिल गया। चलिए ट्रांजिटिव ढूंढिए। ट्रांजिटिव पहले चेक करो पॉसिबल है क्या। A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, B लेस देन इक्वल टू C क्यूब। तो क्लियर दिख रहा है कि यहां से A लेस देन इक्वल टू C क्यूब तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है ना। अगर रिप्लेस भी करने की कोशिश करो तो ऐसा तो नहीं आ पाएगा। एग्जांपल दो, ढूंढो एग्जांपल। ढूंढा एग्जांपल? किसी ने भेजा नहीं भेजा? ढूंढो ढूंढो, ढूंढना पड़ेगा, दिमाग खर्च करना पड़ेगा। इतना दिमाग तो है तुम लोग के पास। थोड़ा सा लॉकडाउन में दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा लॉक लग गया है। क्यों? बाहर घूमने जाने को नहीं मिल रहा ना, तो थोड़ा जंग लग गया है ऐसा? क्यों? बेचारा स्लो हो गया है। अरे सबसे सिंपल एग्जांपल लो ना, 1 2 3 लो के देखो क्या हो रहा है। A1 B2 C3। इसमें काम क्या करो, पहले और लास्ट वाले को सेट कर लिया करो। A लेस देन इक्वल टू C क्यूब है क्या? ये तो ट्रू हो गया है। नहीं, अब हम तो फॉल्स वाला चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। ढूंढो ढूंढो, फॉल्स वाला चाहिए ना, क्योंकि दिख रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो ट्रू हो गया। ट्रू वाला एग्जांपल देने का कोई मतलब ही नहीं है, फॉल्स वाला दीजिए। ये इससे छोटा होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए, जिससे कि ये C क्यूब से भी छोटा ना हो। तो A को बहुत बड़ा होना पड़ेगा और C को सबसे छोटा होना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तभी ये फॉल्स हो पाएगा। तो A मान लो A मान लो 50 है, B मान लो 5 है, तो 50 लेस देन इक्वल टू 5 सही है। ध्यान से देखो, 50 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू एनी नंबर का क्यूब, तो 2 ले लेता हूं, 2 क्यूब, ये भी सही है ना। अच्छा, तो क्या 50 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब? ये फॉल्स। देखिए एग्जांपल कैसे ढूंढा। ए को इससे फॉल्स कराना है, तो ए बड़ा होना चाहिए C क्यूब से। तो ए को बहुत बड़ा नंबर लो, C को बहुत छोटा नंबर लो। थोड़ा यहां से पकड़ो इसको भाई, देखो ध्यान से। ए आप इसको फॉल्स कराना है ना, तो ग्रेटर देन कराना है, तो ए को बड़ा नंबर चूज करो और C को छोटा नंबर चूज करो। तो ए को मैंने 50 चूज किया और B को ऐसा चूज करो कि ये सेटिस्फाई हो जाए, और C एक छोटा नंबर होना चाहिए, तो C को 1 2 कुछ भी ले लो, तो मैंने 2 ले लिया। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये तो फॉल्स है। अब ये दोनों ट्रू होने चाहिए, तो यहां मैंने B की जगह 5 ले लिया, तो 50 लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्लेवरनेस से चलना पड़ेगा। अपने √2 वाले में थोड़ा दिमाग लगाया था ना कि 2√2 कटना चाहिए फॉल्स प्रूफ करने के लिए, तो हमने ऐसा सेट किया कि 2√2 कट जाए, है ना। तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको गलत प्रूफ करना है, तो इसको इससे बड़ा होना चाहिए, तो इसको बड़ा एक नंबर ले लो, इसको एक छोटा नंबर ले लो, और बीच में B वाले को थोड़ा सेट करो। ऐसा सेट करो कि ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए। समझ गए मेरी बात? कैसे अपने को इसको ढूंढना है, थोड़ी प्रैक्टिस करना बेटा। और भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, A लेस देन इक्वल टू B, या और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं।
तो आप थोड़ा सा इस तरीके से उसको फॉल्स कराने के लिए ऐसा सेट करो कि फॉल्स दिखे और बीच वाले को ट्रू कराने के लिए बी की वैल्यू खुद सेट कर दो, हो जाता है, काम बन जाता है, इसमें भी उतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए अब आते हैं इक्विवेलेंस क्लास। थोड़ा रीड कर लीजिए क्या क्या लिखा है, तो पढ़ो। अब देखो, हमने कहा कि एक सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक सेट ए दिया है, उस सेट ए के ऊपर रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ध्यान रखना। जो आर रिलेशन है उस सेट ए के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और हमने कहा कोई एलिमेंट है सेट ए का जो कि एक एक्स और एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता, उससे रिलेट होता है बाय दिस रिलेशन। ठीक है, क्लियर? तो इससे जो पूरे के पूरे एलिमेंट मिलेंगे, ध्यान से सुनो, देन सबसेट ऑफ ए called a equivalence class of A with respect to R determined by A, this equivalence class will be denoted by this much। तो हमने ये कहा कि अगर इस रिलेशन को फॉलो करने वाले जो भी रिलेशन होगा, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उस इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करने वाले वो सभी एलिमेंट जो ए से रिलेट होंगे, उनका जो सेट बनेगा उसको हम सेट ए का क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। थोड़ा सा भी अजीब सा लग रहा होगा, एग्जांपल लेने दो फिर पकड़ में आएगा। ये पहली बात, ए जो है, जो ये एलिमेंट ए होगा जिसका इक्विवेलेंस क्लास बनाओगे वो खुद, ठीक है, ए बिलोंग टू दिस इक्विवेलेंस क्लास। जो एलिमेंट ए जिसका इक्विवेलेंस क्लास, मान लो आपने 1 का इक्विवेलेंस क्लास बनाया, नंबर 1 का बनाया, तो 1 इस सेट के अंदर आएगा। दूसरी बात, अगर ए किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में होगा, अगर ए मान लो बी के इक्विवेलेंस क्लास में भी होगा, तो ए अपने इक्विवेलेंस क्लास में तो होगा ही होगा, ए अपने इक्विवेलेंस क्लास में तो होगा ही होगा, और ए अगर बी के भी इक्विवेलेंस क्लास में हो गए तो दोनों इक्विवेलेंस क्लास सेम होने चाहिए। मतलब एक एलिमेंट दो इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आ सकते। ठीक है, नाउ द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय टू एलिमेंट इज आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो या तो वो दो एलिमेंट के में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए या दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, एक और बात है, इन सबका यूनियन आपका, अब देखिए पार्टीशन क्या कहा, an equivalence relation divide the set into pairwise disjoint subset called equivalence class। जो भी equivalence relation होता है वो आपको, ठीक है, जो सेट दिया होगा उसको equivalence class में डिवाइड कर देता है, whose collection is called the partition of the set। बस अभी तो डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं बता रहा हूँ पार्टीशन क्या, फिर एग्जांपल से समझ में आएगा। Let A be the non-empty set, then a partition or a decomposition of A is the collection of non-empty disjoint subset of A whose union is A। मतलब जितने भी ये पार्टीशन होंगे, इक्विवेलेंस क्लास जो बन रहे थे, उनको पार्टीशन कहा, उनका यूनियन A होना चाहिए। ठीक है, if R divides set A into mutually disjoint subset A called partition of A satisfying this। ये पूरी कहानी वही की वही है, आप ध्यान दे लो, दो पार्टीशन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर ए को रिलेट करेगा इक्विवेलेंस क्लास को, तो वो बी में नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल ए। अब एग्जांपल हो, फालतू की कहानी में परेशान जाओगे। एग्जांपल दो, एग्जांपल से वापस फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। ये एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल है डिवीजन वाला। आर बी ए रिलेशन ऑन इंटीजर for all real number and this is the definition of the relation। A 3 divides A minus B, it means A minus B is equal to 3 lambda where lambda belong to integer। ये और हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि भाई ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। शो दैट R is इक्विवेलेंस रिलेशन, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूं फिर से। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशन ऑफ द सेट। तो अब आपको पहली बात ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो ही उसका इक्विवेलेंस क्लास बनेगा। ठीक है, पहली बात मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जांपल से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे डेफिनेशन में 4 बार पढ़ दूं समझ में नहीं आने वाला, आपके एग्जांपल से ही आएगा समझ में। ठीक है, तो हमने कहा a माइनस बी 3 लैम्डा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले ये बताओ। ये फर्स्ट पार्ट कर सकते हो ना, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो प्रूफ कर सकते हो।
तो मैं मान के चल रहा हूं आप सब ये प्रूफ कर सकते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन? नहीं कर सकते? बोलो, इसमें कौन सा महान काम है यार? आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से, ये तो आप कर ही सकते हो। ए माइनस ए जीरो, जीरो डिविजल बाय 3 है। ए माइनस बी है तो माइनस कॉमन ले लो, तो बी माइनस ए माइनस 3, 3 इंटू माइनस लैम्डा, वो भी डिविजल हो जाएगा, और ट्रांजिटिव में दोनों को ऐड कर देना। अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास की। अब देखिए ध्यान से, it is obvious that R is a equivalence relation. Consider a subdivision of set Z given by three mutually disjoint subset A1, A2, A3 whose union is A. अब आप जानते हो कि अगर नंबर 3 से डिविजन होगा तो वो आप पास क्या क्या करेगा, रिमाइंडर क्या क्या छोड़ेगा बताओ? नंबर 3 से डिविजन होगा तो एक केस होगा कि 3 से डिविजन वाले नंबर मिल जाए, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिले। एक केस होगा कि 1 मिले, एक केस होगा 2 मिले, ठीक है। A माइनस बी ए डिविजल बाय 3, सेट ऑफ इंटीजर, पूरे इंटीजर में ऐसा थोड़ी होगी ए माइनस बी सभी इंटीजर 3 से डिविजन होंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा देखो ध्यान से, A1 एक सेट बनाया, x एक इंटीजर है, x माइनस 0 इज मल्टीपल ऑफ 3, डिविजल बाय 3 मल्टीपल बाय 3, कोई दिक्कत है? बोलो। अरे भाई x एक एलिमेंट है, आपकी डेफिनेशन क्या है? a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 3 है। अब a को इन्होंने कह दिया एक x आर्बिट्री एलिमेंट है, x कुछ भी हो सकता था पूरे इंटीजर में से, माइनस b ले लिया 0, x माइनस 0 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 0 कहां से आया? अरे भाई किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो देखो, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 1 2, ये आएगा ना। तो मैंने कहा x में से b तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, 0 लिया, तो वो नंबर ढूंढो जिसमें x में से 0 माइनस करने पर 3 का मल्टीपल आ जाए। क्या सिंपल कह रहे x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, x माइनस 0 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब x शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो x में 3 का मल्टीपल पूरे सेट लिख दिया मैंने। ये वो नंबर है जिनको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो भाई इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं समझाऊं। आप सोच रहे होगे रिमाइंडर की बात क्यों कर रहे हो ना, ये थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा, एक मिनट, थोड़ा रिमाइंडर क्यों दिमाग में आ रहा है वो भी थोड़ा सा समझ लें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रही जाएगा। a minus b is multiple of 3, so a minus b equal to 3 lambda, so a equal to 3 lambda plus b, obviously b is remainder, and what will be the value of b possible? 0 1 2. So if I am taking x as an arbitrary element, तो b की जो 3 वैल्यू फिक्स है मेरे पास। आगे बात समझ में? पहले ये बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। जीरो 1 2 क्यों लिया, ये बात समझ में आई? भाई देखो ना, अगर a 3 का मल्टीपल है तो a माइनस बी 3 लैम्डा हुआ, तो a इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस b हुआ। 10th क्लास की थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही तो है। तो b क्या हो जाएगा? b तो रिमाइंडर हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या होता है? 0 1 2 3 एंड 4। चलिए, तो b की वैल्यू तुम्हारे पास फिक्स हो गई, ठीक है, क्लियर। तो अब x, a को मैंने x मान लिया, तो x माइनस बी 0 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो निकाल लो वैसे कौन कौन सा एलिमेंट है जिसमें 0 माइनस करने पे 3 का मल्टीपल हो या 3 से एग्जैक्ट डिविजन हो। तो ये तो सब 3 का मल्टीपल ही हो जाएंगे, मतलब x शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, 3 इंटू लैम्डा, तो 3 के मल्टीपल ये लिख दिए। ये 3 के मल्टीपल का पूरा सेट है, तो 3 के मल्टीपल 0 3 6, 0 भी आएगा, ध्यान रखना, 0 3 6, ये इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ व्हाट? 0। इस 0 का इक्विवेलेंस क्लास है, क्लियर है?
कोई डाउट? अच्छा, अब अगला क्या रिमाइंडर हो सकता था? 1, तो x माइनस 1, अब यही समझा दू, x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो अगर x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 अगर x माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू या x माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा और x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1। इसका मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बनना चाहिए। या लैम्डा इंटीजर है, लैम्डा की वैल्यू ले लो, लैम्डा बिलोंग टू z। अब यहाँ z पुट करते जाओ, आपको x की सब वैल्यू मिल जाएंगी। तो z की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या मिला? 1। 1 पुट करा लैम्डा की जगह, 1 पुट किया तो 4, 2 पुट किया तो 6, -1 पुट किया तो -3, -2 पुट किया तो -5। इसको हमने कह दिया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। और डाउट? उसी प्रकार से x माइनस 2 निकाल लिया हमने। अब अगली बात सुनिए और ध्यान से देखिएगा, ये तीनों इक्विवेलेंस क्लास, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 0 इक्विवेलेंस क्लास है ना, इसी को इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 भी कहेंगे, यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 भी होगा, यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 भी होगा, निकाल के देख लो, यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 भी होगा, यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ -2 भी होगा, यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 भी होगा, यही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ -1 भी होगा। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि साहब ध्यान दो, ऐसा क्यों? जैसे मान लो ये लेता हूं, वो कह दे x माइनस ऑफ -1 इज मल्टीपल ऑफ 3 लैम्डा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 लैम्डा -1, लैम्डा बिलोंग टू इंटीजर, पुट इंटीजर, लैम्डा इक्वल टू 0, यू विल गेट -1। ये देखो आ गया -1, पुट 1 तो 3 -1 2, पुट 2 6 -1 5, -1 -3 -1 -4, ये आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब थोड़ी प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई भी दो जो इक्विवेलेंस क्लास थे, इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। मतलब इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने ये इक्विवेलेंस रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन किया था अपन ने? इंटीजर पे। इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने या इस डेफिनेशन ने इस इंटीजर को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, ऐसा मान लो, एक 0 का क्लास, एक 1 का क्लास, एक 2 का क्लास। जो क्लास 0 का वही 3 का वही 6 का, सब सेम है, और ये नंबर तो इसके अंदर आते ही आते हैं। हाँ, इन सबको ऐड करेंगे तो जिसके ऊपर हमने इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन किया है, किस पे डिफाइन किया? इंटीजर पे, वो पूरा सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा। इसीलिए कहा कि ये पार्टीशन है, ये सेट ऑफ इंटीजर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। समझ गए? क्लियर? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, देख लो, किसी भी दो में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका कोई भी एलिमेंट अगले में नहीं आएगा, इसका भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, लेकिन तीनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो मुझे इंटीजर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? तीनों का मैं अगर यूनियन करूंगा तो मुझे इंटीजर मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर? इसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। जिस इंटीजर पे ये डिफाइन कर रहा है, उस इंटीजर को इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन कर देता है। इन पार्टीशन को जब मैं ऐड करूंगा, यूनियन करूंगा, तो पूरा वो सेट मिल जाना चाहिए जिसपे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हुआ था। इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट आपस में नहीं होने चाहिए। समझ गए? और जिस नंबर का इक्विवेलेंस क्लास लिखा है उसी वो नंबर आना चाहिए। सेट मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा यार? रिलेशन किस पे डिफाइन कर रहे हो? सेट पे डिफाइन कर रहे हो ना। नहीं लिखा तो अपन ए और बी को रियल नंबर ले तो रहे, तो सेट और रियल नंबर चल रहा हो। ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन इतना उस पर नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, ये सब वही कहानी मैंने लिख दी है, पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई खास कहानी नहीं है। अब ये देखो, यहां मैंने लिख दिया द सॉल्यूशन सेट ऑफ 8x इक्वल टू 6 मॉडुलो 14
x बिलोंग टू z r, तो बोल रहे इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अब ये बताओ। तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कुछ याद आया? मैंने कुछ कहा था ना, ए क्या लिखा था, ए 3 लाइन कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, बी मॉडुलो एम, ऐसे लिखा था, देख लो। इसका डेफिनेशन क्या था, कोई बताएगा? इसका डेफिनेशन था ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी फंस सकता है, तो टिपिकल मामला है। अगर ये आईआईटी एडवांस में होता तो इस पे क्वेश्चन जरूर होता, क्योंकि वो ऐसी चीज ढूंढते हैं जो सिंपल चीज है लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेशन अजीब सा हो जाए, तो ये हो गया। तो अब इसको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8x माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 14 और 8x माइनस 6 इक्वल टू 14 इंटू लैम्डा, ठीक है। और 8x इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 लैम्डा प्लस 6, ठीक है, क्लियर। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 14 लैम्डा प्लस 6 बाई 8। अब सोचो क्या बोल रहा है ये, क्या निकाला सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये पूछ रहा है ये, सोचना पड़ेगा। चूज लैम्डा, इसी में चूज करो ना, ऑप्शन में से काय को फालतू का दिमाग खराब करें। 8 पुट करो, 14 इंटू 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 8 करो, इंटीजर मिल रहा है क्या, x तो इंटीजर होना चाहिए था ना, इतना कौन दिमाग खर्च करेगा। उल्टा काम करो, पुट x इक्वल टू 8 ऑप्शन से, 14 इंटू 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 8, ये तो नहीं होगा, 14 इंटू 8 नहीं होगा, ये भी गया। 6 पुट करो, 14 इंटू 6, 14 इंटू 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 8, देखो इंटीजर दे रहा नहीं दे रहा, चेक करो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये करा कि x की वैल्यू निकाल दी अपन ने, ये x इंटीजर्स आ गए क्या, सब इंटीजर आ रहे हैं, नहीं वही लिए जो इंटीजर दे रहे हैं, बाकी छोड़ दिए फ्रैक्शन वाले, क्योंकि x शुड बी इंटीजर। अब फिर उसने क्या किया, 6 किससे डिवाइड होना चाहिए, तो 14 से, तो 14 गैप वाले सब चूज कर लिए, ये हरकत की उसने, तो 14 गैप वाले सब चूज कर लिए। देखो उसने क्या करा, कलाकारी क्या की है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटीजर नहीं बन रहा था, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू पुट करी, पुट लैम्डा इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पुट करी, और यहां से x की वो वैल्यू निकाली जो इंटीजर बनती, तो 0 पुट कर रहे हैं तो 6/8 आ रहा है, तो नहीं लेगा। 1 पुट करो तो 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8 करो, निकालो सबको बैठ के, ये x की वैल्यू बोल रहे हो 6 आ रही है, 13 आ रही है, 20 आ रही है, 27 आ रही है, 34 आ रही है, जो भी। अब देखा तो कि डिवाइड किससे होना चाहिए था, 14 से होना चाहिए था, तो वो नंबर ले लो जिसका डिफरेंस 14 आता हो, तो वो उनको अगर एक ग्रुप में रखूंगा तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्यों नहीं दे रहा भाई, x तो 6 रखो ना, क्या होगा, 6 इंटू 8 इक्वल टू 14 लैम्डा प्लस 6, 6 इंटू 8 माइनस 6 करो, डिवाइड करो 14 से, फोर्टी एट माइनस 6 कितना हुआ, 48 माइनस 6 निकालो, 48 माइनस 6 इक्वल टू 14 लैम्डा, सॉरी 14 लैम्डा, तो 48 माइनस 6 हो गया 42 जब वो लैम्डा इक्वल टू 3, वो तो 1 2 3 को पुट करके निकाला ही है ना, वो तो डिवाइड हो गई होगा। ठीक है, कुछ समझ में आया, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आ रहा, फ्रैक्शन आ गया, सॉरी फ्रैक्शन आ गया, तो उसने क्या किया, अलग अलग वैल्यू पुट करके इंटीजर्स लिख लिए जो इंटीजर मिल रहे हैं, और उन इंटीजर में क्योंकि 14 से डिवाइड करना था, 14 के गैप वाले नंबर चूज कर लिए, वो एक केस बन गया, वो एक केस बन गया, इसको क्या दिया 6 का, इसको क्या दिया 13 का।